जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे में किस प्रकार से जीके जीएस को पूछा जाता है, तो इसी का ध्यान में रखते हुए हम रेलवे एसपीडी का जीके जीएस पुस्तक का सीरीज हम कर रहे हैं। और इस सीरीज में जो है वो रेलवे एसपीडी जीके जीएस का बुक हम खत्म करेंगे। साथ ही साथ हमारे तरफ से जो अपना इनपुट होगा वो अभी हम आपको बताते चल रहे हैं। तो हम जो है पढ़ रहे हैं ब्रह्मांड टॉपिक, और ब्रह्मांड के टॉपिक से संबंधित हमने 2 क्लास और पिछले हमने दिया है। अगर आपने वो क्लास हमारा नहीं देखा है तो प्लीज जाकर क्लास को देखिए। आज जो है वो ब्रह्मांड का 3rd आपका क्लास है। क्लियर है? तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम प्रश्न को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रशेखर सीमा होती है। ठीक है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि चंद्रशेखर सीमा क्या होती है। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा जो है वो आपको सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान और इंटू 1.44, सूर्य का द्रव्यमान और इंटू क्या होता है 1.44, इसे हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यदि लाल दानव का द्रव्यमान, यानी तारा बनने के बाद लाल दानव बनता है, हमने लास्ट क्लास में बताया आपको। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 से कम है, तब यह क्या बनेगा, तब यह बनता है श्वेत वामन। ठीक है, श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ, जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और इसे श्वेत वामन के बाद बनेगा काला वामन। क्लियर है? अगर सूर्य के द्रव्यमान का 4.4 पर गुना से जो है अगर ज्यादा रहेगा, ठीक है, यानी ग्रेटर रहेगा, ये अपन लेस रहेगा, तब श्वेत वामन। और ग्रेटर रहेगा, ठीक है, तब जो है वह क्या बनेगा, तब बनेगा अभिनव तारा, जिसे जो है वह सुपरनोवा तारा भी कहते हैं या विस्फोटक तारा। और अभिनव तारा के बाद न्यूट्रॉन तारा, और न्यूट्रॉन तारा के बाद ब्लैक होल। इसी न्यूट्रॉन तारा में जो है वह क्या हो जाएगा, पल्सर और क्वेसर होगा। ये आप सभी हमने लास्ट क्लास में डिटेल में हमने समझाया था। तारे का जो है वो निर्माण किस प्रकार से होता है, तारे किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, फिर तारे का जो है वो मृत्यु किस प्रकार, मतलब अंतिम अवस्था में तारे जो है वो कहाँ चले जाते हैं। तो ये पूरा तारा का जो है वो साइकिल, लाइफ साइकिल जो हमने लास्ट क्लास में डिटेल से चर्चा किया था। अगर आपने हमारा वह क्लास नहीं देखा है तो प्लीज जाकर क्लास दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने समझाया है आपको कि किस प्रकार से तारे का निर्माण होता है, तारा किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, फिर तारे का अंतिम अवस्था कैसे आ जाता है, यानी मृत्यु कैसे हो जाता है। क्लियर है? तो चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो 1.4 पर इंटू सूर्य का द्रव्यमान जो है क्या कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। क्लियर है? तारों के सुदूर सुंदर आकृति को क्या कहा जाता है। देखिए, तारे का जो सुंदर आकृति जो है उसे हम कहते हैं तारामंडल। क्या कहेंगे हम, तारामंडल। मतलब सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण जो विशेष प्रकार की आकृति बनती है, उन आकृति को क्या कहेंगे हम, उन आकृति को जो है वह तारा मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तारा मंडल कहा जाता है। यानी कि इसी तारा मंडल को हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार कर सकते हैं। बात समझ में आया, ग्रुप ऑफ स्टार कर सकते हैं। और टोटल तारा मंडलों की संख्या कहीं कितना होती है तो टोटल तारा मंडलों की संख्या जो है वह 89 होता है। कितना होता है, तारा मंडल की संख्या 89 होता है। और जिसमें जो है सबसे बड़ा तारा मंडल जो आपको सेंट्रोस जो है वो सबसे बड़ा तारा मंडल है। ठीक है, सेंटोरस, सेंटोरस यह क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल है। और सबसे छोटा तारामंडल का नाम होता है हाइड्रा। ठीक है, कौन सा, हाइड्रा, यह आपका सबसे छोटा तारामंडल है। बात समझे? यानी कि तारे का जो है ग्रुप, समूह, जिसके कारण एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है, उसे हम कहें ग्रुप ऑफ स्टार या तारामंडल। टोटल तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो 89, जिसमें 2 प्रमुख तारामंडल है, सेंट्रोस और हाइड्रा। सेंट्रोस जो है सबसे बड़ा तारामंडल और हाइड्रा जो है वह सबसे छोटा तारामंडल है। बात समझ में है? क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। आएंगे आप प्रश्न, तो 89 आपको कुल संख्या। फिर उसके बाद प्रश्न करके सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रोस। ठीक है, आपका सेंटोरस, सेंटोरस जो है, ठीक है, सेंटोरस जो है सबसे बड़ा, सेंटारस या सेंटोरस। ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल जो है आपको सेंटोरस। बात समझ में आया? इसको सेंटा तारामंडल भी कहते हैं। कह रहा है सबसे छोटा तारामंडल कौन सा तारामंडल है, तो हाइड्रा तारामंडल। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा तारामंडल है इसमें तारों की संख्या कितनी है, तो इसमें तारों की संख्या जो आपको 94 तारे हैं, किसमें, सेंट्रोस में। और सबसे छोटा तारामंडल में तारों की संख्या कितनी है, तो इसमें 68 तारे। बात समझ में आया? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि ध्रुव तारा जो है वह किसका भाग है।
ठीक है, ध्रुव तारा और किसका भाग है? तो ध्रुव तारा जो है लघु सप्तऋषि का भाग। कैसा है? लघु सप्तऋषि। ठीक है, लघु सप्तऋषि, और ये सप्तऋषि जो है वह 7 तारों का क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, सप्तऋषि क्या होता है? 7 तारों का समूह होता है। देखिए ये होता है आपको चकोर टाइप का रहेगा, और इसका जो है आपको ये 3 होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं आपको लघु सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि यानी कि अर्सा माइनर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, लघु सप्तऋषि। ठीक है, लघु सप्तऋषि। ठीक है, लघु सप्त इसे कहा जाता है अर्सा माइनर। क्या कहते हैं? अर्सा माइनर। और एक होता है दीर्घ सप्तऋषि। ठीक है, एक होता है दीर्घ सप्तऋषि। ठीक है, दीर्घ सप्तऋषि कैसा होता है? तो दीर्घ सप्त ये भी 7 तारों का ही समूह होता है। ठीक है, ये भी 7 तारों का ही समूह होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? आकार सिर्फ ये पीछे की ओर होगा, ये इधर की ओर होगा। इसे जो है वह आपको दीर्घ सप्तऋषि, यानी इसे हम अर्सा मेजर कहा जाता है। तो ये जो लघु सप्तऋषि में ये जो लास्ट वाला तारा जो है, इसी को कहते हैं ध्रुव तारा। और ये ध्रुव तारा जो है वह सदैव किस दिशा में होगा? तो ये आपको सदैव उत्तर दिशा में होगा। प्राचीन काल में ध्रुव तारा का प्रयोग किया जाता था आपको दिशा ज्ञात करने के लिए। मतलब जिधर में ध्रुव तारा है तो लोग मान लेते थे कि चलो इधर में कौन सा दिशा है? तो उत्तर दिशा है। बात समझ में आया? तो ध्रुव तारा को जो है पोलर स्टार कहा जाता है। यह सदैव उत्तर दिशा में ही दिखता है, क्योंकि पृथ्वी के किस ध्रुव पर है? उत्तरी ध्रुव पर है। यह लिटिल बियर तारा समूह का जो सदस्य है। ठीक है, किस तारा समूह का सदस्य है? तो लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। ऐसे जो है वह किसके मदद से खोजा जाता है? तो लघु सप्तऋषि के मदद से खोजा जाता है। तो प्राचीन काल में जो है इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था, अतः इसे दिशा सूर्य सूचक भी कहा जाता है। बात समझ में आए? तो ध्रुव तारा जो यानी कि पोलर स्टार जो है किसका भाग है? तो लघु सप्तऋषि का भाग है। कह दिशा निर्धारण में जो है किसका सहायक होता है? कौन सा? तो आपको दिशा निर्धारण करने के लिए आपको ध्रुव तारा सहायक होता है, जिसे पोलर स्टार भी कहा जाता है। ध्रुव तारा किस तारा समूह का ये सदस्य है? तो लिटिल बियर तारा समूह, ये भी याद रखिएगा। बात समझ में आया? और सप्तऋषि में कितने तारे? तो 7 तारे का समूह होता है। फिर अगर ध्रुव तारा सूचित करता है, ध्रुव तारा किस दिशा को सूचित करता है? किस डायरेक्शन को? तो उत्तर दिशा में, क्योंकि ये आपको उत्तरी ध्रुव पर है। ठीक है, ये ऑलवेज क्या होता है? उत्तर दिशा में ही रहेगा। क्लियर है? अगला कह रहा है कि धूमकेतु क्या है। देखिए आप तारामंडल समझ लिए, तारामंडल के बाद जो है आप ध्रुव तारा के बारे में समझ लिए। अभी जो है आपको उल्का पिंड, सॉरी उल्का पिंड कह रहे हैं, उल्का पिंड तभी आया नहीं है प्रश्न। अभी आपको धूमकेतु के बारे में आया। तो अभी धूमकेतु हम समझेंगे कि धूमकेतु क्या है। ठीक है, धूमकेतु जो है आपको धूल, बर्फ व अन्य गैस से मिलकर के जो आपको बनता है धूमकेतु। ठीक है, तो चलिए इसको एक स्लाइड लेते हैं, वहीं पर हम इसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम ये करेंगे तो लास्ट क्लास का। देखिए धूमकेतु को जो है वह हम पुच्छल तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है धूमकेतु को? तो धूमकेतु को हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु इसे क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा। ठीक है, पुच्छल तारा इसे कहा जाता है। यार अंग्रेजी में देखेगा तो इसको हम कॉमेट लिखते हैं। ठीक है, कॉमेट। तो ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये क्या है? सूर्य है। और सूर्य के जो है वह चारों ओर, ठीक है, एक परवलयाकार पथ पर जो है वह चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाएगा। और ये चक्कर जो है, ठीक है, इसमें जो है क्या होता है, जब ये सूर्य के समीप जब पहुंचेगा, यानी जब यहाँ पहुंचेगा, तो ये एक्चुअली धूमकेतु कुछ है नहीं, एक धूल कण या बादल से मिलकर के ये बना होता है। यह सूर्य का जो है चारों तरफ परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाता है। क्लियर है? किस पथ पर? परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाता है। और जैसे ही ये सूर्य के समीप पहुंचता है तो सूर्य का ताप पा करके, यानी कि उसका जो है टेम्परेचर पा करके ये जलने लगता है। और ये जल करके जो है, ठीक है, ये जलता है तो इसका मुख जो है वो सूर्य के तरफ रहेगा, और इसका जो है वो जलने के बाद जो धुआं उठता है वो आपको सूर्य से ठीक विपरीत दिशा में रहेगा। यहाँ पर रहेगा तो सूर्य से जो है वह विपरीत दिशा में रहेगा। इसे ही क्या कहते हैं हम? धूमकेतु। चूंकि इसमें पूछ की तरह दिखाया जाता है तो इसे हम पुच्छल तारा या तो इसे हम कॉमेट कहा जाता है। तो पुच्छल तारा, कॉमेट या तो धूमकेतु किसके बने होंगे? तो धूलकण के बने होते हैं। तो सूर्य के चक्कर जो है परवलयाकार पथ पर लगाते हैं,
और जब ये सूर्य के समीप जाते हैं तो तापमान पाकर जलने व चमकने लगते हैं और इनका पूछ जो है वह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होगा, इसीलिए इसे हम पुच्छल तारा कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? अब आप कहिएगा जब पुच्छल तारा सूर्य का चक्कर लगा रहा है और ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो क्या एक दूसरे को काटेगा नहीं, टकराएगा नहीं? तो ऐसा नहीं है भाई। सूर्य जो मतलब ये पुच्छल तारा का जो है वो डायरेक्शन मतलब ऊपर नीचे होगा ग्रह से, यानी ग्रह का कक्षा अलग होगा, पुच्छल तारा का कक्षा अलग होगा। क्लियर है? यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह है उपग्रह है सभी का जो है कक्षा अपना अपना, कोई एक दूसरे से टकराता नहीं। तो ये दिमाग में आप निकाल लीजिएगा। अच्छा, इस पुच्छल तारा से जो है वो और क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है? तो चलिए इसको हम कवर कर लेंगे टॉपिक को। तो पुच्छल तारा का जो है वो सबसे पहले खोज किसने किया? ठीक है, ये तो समझ गया ना कि आपको पुच्छल तारा क्या है। तो पुच्छल तारा जो आपको ये धूल कण बर्फ ये सब बने होते हैं, ठीक है? धूल कण के बने होते हैं। तो क्लियर है? धूल कण हो गया, बर्फ हो गया, ठीक है, वाष्प हो गया, ये सभी के बने होते हैं। क्लियर है? इसका जो है सबसे पहले खोज किसने किया था? इसका खोज किया था आपको टाइको ने। देखिए खोज किसने करेगा? टाइको करेगा। पुच्छल तारा जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं किंतु वह किसी भी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटेंगे और ना ही जो है वह कक्षा में दूसरे ग्रह के मतलब ग्रह से टकराएंगे, क्योंकि दूसरे ग्रह और इसी कक्षा जो क्या होती है ऊपर नीचे होती है। ठीक है, इसमें दो तीन पुच्छल तारा जो है वह काफी इंपॉर्टेंट है जो कि प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें होता है एक आपका होता है, चलिए नोट कर लीजिए, एक होता है आपको सेकी पुच्छल तारा। कौन सा पुच्छल तारा? सेकी पुच्छल तारा। यह सेकी पुच्छल तारा जो है, ठीक है, ये आपको पुच्छल तारा, चलिए सेकी पुच्छल तारा। सेकी पुच्छल तारा जो है ये आपको दिन में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? दिन में दिखाई देता है। दूसरा होता है आपको एरकी नामक पुच्छल तारा। ठीक है, एरकी पुच्छल तारा। एरकी पुच्छल तारा जो है ये आपको 3 साल में दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको 3 साल में दिखाई देगा। चौथा होता है काहू तेक पुच्छल तारा। काहू तेक पुच्छल तारा। ठीक है, काहू तेक पुच्छल तारा जो है ये आपको 7600 वर्षों में दिखाई देगा, तब तक आप जिंदा रहेंगे नहीं। ठीक है, काउतेक पुच्छल तारा जो है कब दिखाई देता है? तो 7600 वर्षों तक में दिखाई देता है। चौथा होता है और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है ये आपका हेली पुच्छल तारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आता है। ठीक है, हेली पुच्छल तारा जो है कितने समय के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ठीक है, ये हम दोबारा देख सकते हैं, 76 वर्ष तक तो आदमी जिंदा रहता ही है। ठीक है, तो हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष में दिखाई देता है? 76 वर्ष में। काहुतेक पुच्छल तारा 7600 वर्ष में जिंदा नहीं रहेगा आदमी। एरकी पुच्छल तारा आपको 3 साल में दिखाई दे, ये भी आप देख सकते हो। और सेकी पुच्छल तारा आपको दिन में दिखाई दे, तो दिखेगा। तो इसका खोज जो है पुच्छल तारा खोज जो है कौन किया है? तो टाइको ने पुच्छल तारा जो सूर्य के चारों तरफ प्रबलाकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो हमने आपको बताया हेली पुच्छल तारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से प्रश्न पूछा भी जाता है। तो हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों में दिखाई देता है? 76 वर्षों में। ठीक है, लास्ट कब दिखाई दिया था? ठीक है, लास्ट दिखाई दिया था आपको 3 फरवरी। ठीक है, 3 फरवरी नहीं, 3 फरवरी नहीं, लास्ट दिखाई दिया था आपको शायद 9 फरवरी 1986 में। ठीक है, 1986 में जो है आपको वह दिखाई दिया था लास्ट पहले। अगला जो दिखाई देगा यानी कि बाद में आगे जो दिखाई देगा वह कब दिखाई देगा? ये दिखाई देगा आपको 3 फरवरी, ठीक है, 2062 को। अगर आप 3 फरवरी 2062 तक जिंदा रहिएगा तो हेली पुच्छल तारा को आप देख सकते हैं, बिल्कुल जिंदा रहेंगे। ठीक, क्योंकि आपका अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे वो उम्र कितना होगा? 33 से नीचे ही होगा। ठीक है, तो आप 33 से अभी 24 चल रहा है ना जी, तो 30 साल इधर मतलब मोटा मोटी 35-40 साल आप जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो आप अगला जो है मैं दिखाई जो देगा हेली पुच्छल तारा वो 3 फरवरी 2062 को आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसका जो है वो 3 भाग होता है। ये कहलाएगा आपको मुख्य भाग जो ये कहलाता है आपको ये ऊपर वाला आगे वाला भाग जो ये कहलाता है आपको कोमा। ठीक है, ये बीच वाला भाग जो है यह कहलाता है आपको नाभि। ठीक है, ये कहलाएगा क्या? ये आपको नाभि कहलाएगा। और ये पीछे वाला भाग जो आपको कहलाएगा पूछ। ठीक है, तो ये आपको इसका 3 भाग होता है। तो ये पूरा पुच्छल तारा का यानी धूमकेतु के बारे में आपने समझा। चलिए आप इसका प्रश्न क्या था वो हम देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि धूमकेतु क्या है? तो धूमकेतु जो है आपको धूल, ठीक है, धूल, बर्फ व गैसों का क्या है? मिश्रण। गैसों से निर्मित एक पिंड है। और यह किसका चक्कर लगाता है? तो सूर्य का चक्कर लगाता है।
और सूर्य का ताप पाकर के ये जलने लगता है, जिससे कार्य का धुआं जो है वो पीछे की तरफ उठेगा, तो वह पूछ की तरह समान, इसलिए पुच्छल तारा कहते हैं। 76 वर्षों में दिखाई पड़ने वाला धूमकेतु यानी पुच्छल तारा कौन है? तभी हमने आपको बताया। ठीक है, कौन है बताइए? हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा। ठीक है, हेली पुच्छल तारा जो है वह कब दिखाई देगा? लास्ट दिखाई दिया था आपको, लास्ट दिखाई दिया था आपको 9 फरवरी, 9 फरवरी 1986 को। जो आगे अगला दिखाई देगा, यानी कि आगे जो दिखाई देगा, कब दिखाई देगा आगे? यह दिखाई देगा आपको 3 फरवरी। ठीक है, 3 फरवरी 2062 ना, 1962 लिख रहे हैं। 2062 को जो है वो अगला दिखाई देगा, यानी 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 13 कर रहा है कि हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? ठीक है, तो कब दिखाई देगा बताइए? अभी हम बताए पीछे, तब पुनः दिखाई देगा आपको 3 फरवरी 2062 को। ठीक है, लास्ट कब दिखा दिया था ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, 9 फरवरी। ठीक है, 1986 को जो है वो पहले दिखाई दिया था, अगला दिखाई देगा 3 फरवरी 2062 को। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या रहेगा? आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताना है। आकार, देखिए तब आकार में आप ग्रह के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ग्रह आकार का क्रम में जो है ग्रहों का क्रम जो है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा डीप आपको बता देंगे। देखिए, आकार के अनुसार जो है ग्रहों का अगर क्रम देखेंगे, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन? तो सब ग्रह, पहले ग्रहों की संख्या कितनी है पहले ये जान लीजिए। ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रह की संख्या पहले 9 थी, अभी जो है वो कितनी है? 8 है। और उन 8 ग्रहों में कौन सा ग्रह को बाहर कर दिया गया? प्लूटो ग्रह। तो अगर आकार की दृष्टि से देखेगा तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपको बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, यानी जिसे हम जुपिटर कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। और बृहस्पति के बाद जो है वो आपको दूसरा ग्रह, जो बड़ा ग्रह है, जब बड़ा ग्रह होता है सभी जो है वो बड़े होते हैं, ये हमें भी बता रहे हैं आपको। पहले देख रहे थे यह प्रश्न, उसके बाद आपको बताते हैं। बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह। ठीक है, फिर आपका वरुण ग्रह, यह आपको आकार की दृष्टि से छोटे क्रम में, घटते क्रम में है, वरुण। और फिर आपको पृथ्वी। ठीक है, फिर आपका शुक्र, फिर आपका मंगल, और फिर आपका बुध। हो गया 8। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, ये था आकार में, यानी सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह हो गया कौन सा? बुध हो गया आपको सबसे छोटा ग्रह। फिर का अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। तो सूर्य से दूरी के क्रम अनुसार जो है ग्रहों का क्रम हो जाएगा आपको, पहला हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका शुक्र। ठीक है, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, फिर हो जाएगा पृथ्वी, फिर हो जाएगा मंगल। ठीक है, यह हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति, फिर हो जाएगा शनि, और फिर हो जाएगा अरुण। क्लियर है? फिर हो जाएगा आपको वरुण। बात समझ में है? फिर हो जाएगा आपको वरुण। ये दोनों डिटेल थोड़ा बताते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न को सॉल्व कर ले। पहले सूर्य का केंद्रीय भाग, अच्छा ये आ गया, चलिए हम देख ही लेते हैं पहले, उसके बाद सूर्य के बारे में भी देखना होगा। तो देखिए, आपका ग्रह जो होता है, ये आपका ग्रह जो है, ये आप पहले सूर्य समझ लीजिए, चलिए ये बताया हुआ है। देखिए, ये है आपका सन। चलिए इसको हम लाल से बनाते हैं सन को। ये है आपका सन है। ठीक है, ये है क्या है? ये है आपका सन है। अभी ये मतलब कि सूर्य के चारों ओर, ठीक है, टोटल कितने ग्रह होंगे? तो सूर्य के चारों ओर टोटल जो है वह 8 ग्रह होंगे। कितने ग्रह होंगे? 8 ग्रह होंगे। और वह 8 ग्रह कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा आपका बुध, फिर उसके बाद होगा शुक्र। ठीक है, बुध होगा, शुक्र होगा, फिर उसके बाद होगा आपका पृथ्वी। तो चलिए हाँ, एक एक तो ग्रह बनाते चलते हैं। ग्रह बना देते हैं ब्लू कलर से। ठीक है, तो आपको सबसे पहला ग्रह होगा आपको बुध। ठीक है, ये हो गया आपको बुध। ठीक है, ये हो गया आपका शुक्र। ठीक है, ये हो गया आपका शुक्र। ठीक है, शुक्र के बाद हो जाएगा आपको पृथ्वी। ठीक है, ये हो जाएगा आपको पृथ्वी। पृथ्वी के बाद हो जाएगा आपको मंगल। ठीक है, ये हो जाएगा आपको मंगल।
अब मंगल के बाद जो है ये आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको बृहस्पति ग्रह। ठीक है, ये हो जाएगा आपको बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह के बाद हो जाएगा आपको शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह के चारों ओर जो है वह 7 वलय होते हैं। ठीक है, चलिए इसको वलय को भी बना लेते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होंगे, ये आपको वलय होंगे, ये आपको वलय होंगे, तो इसको हम शनि ग्रह कहेंगे। और शनि ग्रह के बाद जो है ठीक होगा आपको अरुण ग्रह। ठीक है, ये हो जाएगा आपको अरुण। ठीक है, ये हो जाएगा आपको अरुण ग्रह। और फिर हो जाएगा आपको वरुण ग्रह। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका वरुण ग्रह। बात समझ में आया। और ये सभी जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाएंगे, यानी कि ये जो इनका पथ जो हो जाएगा वो इस प्रकार से इनका पथ हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप क्रम में आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका इसका क्रम है। और ये सभी ग्रह की कक्षा जो है वह अलग अलग होगी। ये है आपको अरुण और ये है आपको वरुण। बात समझ में आया। सभी ग्रह की कक्षा क्या होगी अलग अलग होगी। तो इस प्रकार से अगर सूर्य से जो है दूरी के अनुसार देखेगा तो बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। इसमें सबसे बड़ा ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति होगा। और सबसे छोटा ग्रह जो है आपको वो बुध ग्रह होगा। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, तो आपका बुध ग्रह होगा। चलिए हम थोड़ा थोड़ा इसमें बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको देखिए ये जो अंदर का जो ये 4 ग्रह है, यानी कि बुध से लेकर के मंगल तक, इसे कहा जाता है आपको आंतरिक ग्रह। इसे हम क्या कहते हैं, इसे आंतरिक ग्रह या इसी को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं आंतरिक ग्रह या तो इसी को हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। और ये बाहर का जो ग्रह है इसे कहा जाता है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह या इसी को हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, जोवियन ग्रह भी कहते हैं। बात समझ में आया? अंदर का 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह, बाहर के 4 ग्रह को बाह्य ग्रह। एक हमारा प्लूटो था, प्रारंभ में 9 ग्रह थे, प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया। अभी वर्तमान में जो है वह टोटल 8 ग्रह है। तो ये जो आंतरिक ग्रह होंगे इससे घना तो उच्च होगा, यानी डेंसिटी अधिक होंगे। ठीक है, इनके उपग्रहों की संख्या कम होगी। वही अगर बाह्य ग्रह देखें तो बाह्य ग्रह का जो है वह आकार बड़ा होगा, ये आपको गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे, जबकि आंतरिक ग्रह जो है वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है? और इनके जो है उपग्रहों की संख्या वह अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्यों कम होता है, क्योंकि जो है सूर्य से जो नजदीक 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, इनके उपग्रह को जो है सूर्य अपने ओर खींच लेता है। ठीक है, इसलिए इनके उपग्रहों की संख्या कम है, जबकि बाह्य ग्रह के उपग्रहों की संख्या जो है वह सबसे अधिक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अगर पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रह देख नहीं, अगर पहले देख लेते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ये हो जाएगा शनि। चलिए शनि लिखा नहीं होगा। ठीक है, ये आपका शनि हो जाएगा। शनि तो ऐसे पहचाना जाता है। ठीक है, ये हो गया आपको शनि। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार हो जाएगा बृहस्पति, शनि। ठीक है, फिर अरुण और फिर वरुण। या आकार की दृष्टि से देखेगा तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति होगा और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध होगा। क्रम देखेंगे तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, फिर हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर आएगा आपको पृथ्वी, शुक्र और फिर मंगल और बुध हो जाएगा। क्लियर है? ये आकार की दृष्टि से। वही अगर पूछेगा कि नंगी आंखों से कितने ग्रह को देख सकते हैं, ये सब हम डिटेल प्रश्न आएगा तो बताएंगे। एक ओवरव्यू समझ लीजिए। नंगी आंखों से कितने ग्रह को देखा जा सकता है, तो नंगी आंखों से 5 ग्रह को देखे। कौन कौन? तो नंगी आंखों से देखा जा सकता है बुध को देखा जा सकता है, साथ ही साथ आपको शुक्र को देखा जा सकता है। हमारा पृथ्वी तो हम पृथ्वी पर तो हम रहते ही हैं, तो पृथ्वी को नहीं। आपका मंगल को देखा जा सकता है, बृहस्पति को देखा जा सकता है और शनि को देखा जा सकता है। यानी कि पृथ्वी के 2 बाएं साइड का और पृथ्वी के 3 बाएं साइड, यानी 5 ग्रह को जो हम नंगी आंखों से हम देख सकते हैं। इसे में पूछेगा कि आपको उल्टा घूमने वाला ग्रह कौन है, तो 2 है। उल्टा कौन घूमता है, एक आपका शुक्र घूमता है, दूसरा अरुण घूमता है। ठीक है, ये आपका शुक्र जो है ये आपको उल्टा घूमता है। ठीक है, पहला उल्टा घूमने वाला ग्रह शुक्र है और दूसरा उल्टा घूमने वाला ग्रह जो आपको अरुण है। यानी 2 नंबर वाले हमेशा उल्टा ही होते हैं।
ठीक है, ये उल्टा घूमता है। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह पूछेगा तो शुक्र हो जाएगा, और पहला लेटा हुआ ग्रह अरुण 82 डिग्री से झुका हुआ, दूसरा लेटा हुआ ग्रह आपको शुक्र होगा। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है, सबसे तेज घूमता है, और सबसे धीमा घूमता है आपको शुक्र ग्रह सबसे धीमा घूमता है। ठीक है, अपने अक्ष पर जो है वो अगर घूमेगा तो उसको हम घूर्णन कहेंगे, सूर्य का चक्कर लगाएगा तो उसे हम परिक्रमण कहेंगे। बात समझ में आए? इसके बाद जो है वो प्रत्येक ग्रह के बारे में भी हमको डिटेल से पढ़ना है। इसे पूछेगा सबसे छोटा ग्रह था बुध ग्रह। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह, सॉरी, मंगल ग्रह को जो है वह लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को जो है वह मतलब गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकता पाई जाती है, जिस कारण से जो है यहाँ पे दम घोटने वाला ग्रह इसको कहते हैं, वैलेट प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी को जो है वह नीला ग्रह कहते हैं, इसमें जल की उपस्थिति है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। फिर मंगल ग्रह पे जो है मतलब एक तो पृथ्वी पर जीवन संभव है, दूसरा जीवन संभव आपको मंगल ग्रह पर। क्लियर है? और मंगल ग्रह भी जो है पृथ्वी का समान ही आपको 23 डिग्री से झुका हुआ है। और इसमें लाल ग्रह क्यों है? आपको रेड ऑक्साइड के कारण इसको जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह को जो हम पीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, और बृहस्पति ग्रह पे क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, और सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति ग्रह का ही है, जिसका नाम है आपको गैनीमेड। ये भी याद रखिएगा, गैनीमेड। ठीक, और इसके बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो इनके उपग्रह की संख्या जो है आपको 89 है, जिसमें से जो है 16 को मान्यता प्राप्त है। क्लियर है? और सबसे ज्यादा उपग्रह जो है आपको वो शनि का है। शनि का कितना है? 82 है, जिसमें जो है आपको 21 को मान्यता प्राप्त है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है आपका टाइटन। क्या है? टाइटन। उसके बाद अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं, वरुण ग्रह को मतलब ग्रीनिश कहते हैं, मतलब हरा और नीला का मिक्स टाइप से होता है। ठीक है, फिर बुध और शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा क्या कहेंगे? चंद्रमा। मंगल का जो है वो दो उपग्रह है, जिसका आपका नाम है फाबोस, और दूसरा है आपको डिमोस। और डिमोस जो है वह पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस प्रकार से गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह, उस प्रकार से डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है, तो ये हम टोटल ओवरव्यू एक बार देखनी है, फिर इसका प्रश्न आएगा तो हम मतलब ग्रह वाइज जो है वह करके डिटेल्स आपको बताते चलेंगे। क्लियर? तो आपको एक आइडिया दे दिया हमने। तो कह रहा है कि आपको आकार के अनुसार सूर्य ग्रहों का क्रम जो है वो देख लिया, बृहस्पति सबसे बड़ा, बुध सबसे छोटा। और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह देख लिए तो बुध सबसे पहले और उसके बाद वरुण। क्लियर है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्र का तापमान कितना होता है? और क्या प्रश्न इसमें कह रहा है? सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के ब्रातम परत क्या कहलाती है? चलिए हम एक बार थोड़ा सा सूर्य समझते हैं, फिर इसके बाद ये सब क्वेश्चन जो है वह तुरंत बनेगा। देखिए, सूर्य जो है वो आकार के अनुसार जो है उसको दो भागों में बांटा गया, एक आंतरिक और दूसरा है आपको बाह्य। पेज नहीं है, स्लाइड नहीं है, चलिए लास्ट में होगा। देखिए, सूर्य को जो है हम संरचना की दृष्टि से जो है वह दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला होता है एक आंतरिक संरचना और दूसरा होता है बाह्य संरचना। ठीक है, आंतरिक संरचना में जो है वह कौन कौन है? तो चलिए, सूर्य का जो है हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सूर्य के बारे में। तो सूर्य के बारे में पढ़े तो लाल से पढ़ेंगे ना, क्योंकि सूर्य जो है वह चमकता है, तो लाल से पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं सूर्य यानी कि सन के बारे में। ठीक है, सन के बारे में जो है संरचना जो है वो दो भागों में, पहला कहलाएगा आपको आंतरिक संरचना। ठीक है, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। और आंतरिक संरचना के आधार पे जो है वह दो भागों में है। ठीक है, चलिए, सूर्य का जो आंतरिक संरचना होगा, ठीक है, वह हम मान लेते हैं कि जैसे गोल है सूर्य, सूर्य क्या है? गोल है, तो उसको हम बीच में तरबूजा जैसा काट देते हैं, तब आपको जो है वह पढ़ने में आसान होगा। चलिए इसको और बड़ा बनाते हैं। ये है आपका सूर्य। ठीक है, तो सूर्य का जो है ये बीच में मतलब एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि ये गोल है। ठीक है, गोल में से यहाँ से हम काट लिए और इसी काट को हम दिखा दिए। ठीक है, तभी तो लेयर हम दिखा पाएंगे ना। तो आंतरिक संरचना के आधार पर जो है सूर्य का 3 लेयर है। ठीक है, 3 लेयर कौन कौन सा है? तो ये सूर्य का जो पहला लेयर है यह कहलाता है आपको कोर। यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपको कोर कहलाता है। ठीक है, यह दूसरा लेयर जो है, ठीक है, दूसरा लेयर जो है यह कहलाता है आपको कन्वेक्टिव जोन, सॉरी, यह कहलाएगा आपको रेडिएटिव जोन। दूसरा लेयर क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपको रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन। ठीक है, यह कहलाएगा आपको रेडिएटिव जोन, और यह कहलाएगा आपको कन्वेक्टिव जोन।
कन्वेक्टिव जोन। बात समझ में आया? यानी कि आंतरिक संरचना के आधार पर जो है वह सूर्य का कितना, देखिए जो टोटल सूर्य का जो संरचना है वो टोटल 6 लेयर में हम पढ़ते हैं। तो आंतरिक संरचना 3 लेयर और बाह्य संरचना 3 लेयर। तो आंतरिक संरचना में सबसे पहला आपका कोर है, ठीक है, जो कि सबसे केंद्रीय भाग होता है। तो चलिए एक के बारे में हम लिखते हैं, उसके बारे में जो डिटेल है वो हम पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आंतरिक संरचना में कौन आ जाएगा, कोर आ जाएगा। ठीक है, तो कोर जो है वो सूर्य का सबसे क्या है, केंद्रीय भाग है। और इसका तापमान जो है सॉरी, इसका तापमान जो है वह कितना होता है, तो कोर का तापमान जो है सबसे केंद्रीय भाग और कोर का तापमान कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, यानी कि कोर का तापमान हो गया 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। बात समझ में है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। और इसी में यानी कि कोर में ही जो है हाइड्रोजन का संलयन किसमें होगा, तो कोर में जो हाइड्रोजन का संलयन आपको हीलियम में होगा। और हाइड्रोजन का संलयन जब हीलियम में होगा और यह आपको प्लाज्मा अवस्था में होगा। यह किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा अवस्था, यानी ईंधन किस अवस्था में रहेगा, प्लाज्मा अवस्था। चलिए प्लाज्मा अवस्था में रहता है, किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। और यहीं पर जो आपको नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होगी, और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के दौरान जो है वह काफी मात्रा में जो है वह ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो हमने कोर समझा, कोर जो है वह सबसे केंद्रीय भाग को हम कोर कहेंगे। इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यहीं पर हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है और यह प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। और जब संलयन होगा तो इसमें काफी मात्रा में क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। बात समझ, अपार ऊर्जा का आपको उत्सर्जन होगा। दूसरा कहलाता है आपको रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन को जो है हम विकिरण मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण मंडल। तो दूसरा हो गया आपको रेडिएटिव जोन। ठीक है, REDIATIV, रेडिएटिव जोन। ठीक है, रेडिएटिव जोन को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, विकिरण मंडल। ठीक है, विकिरण मंडल, विकिरण मंडल कहते हैं इसे। ठीक है, रेडिएटिव जोन में क्या कहा जाता है, विकिरण मंडल कहा जाता है, या हम रेडिएटिव जोन कह सकते हैं। ठीक है, ये रेडिएटिव जोन ये आपका कोर के बाद का जो लेयर है ये आपको कहलाएगा रेडिएटिव जोन। तो रेडिएटिव जोन में आपको कोर में जो आपको नाभिकीय संलयन की क्रिया होगा जिसमें अपार ऊर्जा जब निकलता है तो कोर में हुए नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार के विद्युत चुंबकीय निकलेगा, विद्युत चुंबकीय किरण निकलेगा। और यह विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है जिसमें आपको एक्स रे होगा, ठीक है, आपको गामा रे होगा, ठीक है, यानी एक्स रे, गामा रे, और आपको मतलब फोटोन होगा। ये सभी किसमें दिखाई देंगे, ये सभी जो है आपको रेडिएटिव जोन में दिखाई देगा। बात समझ में आए? यानी कोर में हुए नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में निकलती है, जो आपको रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मंडल में आपको दिखाई देगा। बात समझ में आए? इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा एक्स रे आ जाएगा, ठीक है, आपको गामा रे आ जाएगा, ठीक है, वाई रे आ जाएगा। कई विद्युत चुंबकीय विकिरण जो आपको रेडिएटिव जोन में दिखाई देगा। फिर इसका आपका तीसरा जो आंतरिक संरचना के आधार पर है वह कहलाता है आपको कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन को जो है संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, संवहन मंडल भी इसे कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। और इसमें जो हाइड्रोजन के मतलब कि सेल पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। और ये हाइड्रोजन का सेल का आकार जो है वह अंदर की ओर बड़ा होता है और बाहर की ओर क्या होगा, धीरे धीरे ये आपको छोटा होते जाएगा। ठीक है, ये आपको छोटा होते जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसे हम कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस के सेल बने होते हैं, जो अंदर की ओर जो है आकार बड़ा होता है। हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, सेल बनेगा, जो आकार जो है वो अंदर की ओर बड़ा होगा और बाहर की ओर जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। और इसी हाइड्रोजन सेल से ही जो क्या था, ऊर्जा का संवहन आगे होता है। बात समझ में आए? तो ये आ गया आंतरिक संरचना। अगर इसमें हम बाह्य संरचना देखेंगे, ठीक है, तो बाह्य संरचना के आधार पे जो है सूर्य का कितने परत हो जाएंगे, तो सूर्य के जो है वह 3 परत हो गए। ठीक है, ये आपको बाह्य संरचना। चलिए बाह्य संरचना भी देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। तो बाह्य संरचना के आधार पे भी जो है वह सूर्य के कितने प्रकार, तो इसमें 3 प्रकार हो जाएंगे, मतलब समझ गया ना। ए हो गया कोर हो गया, फिर उसके बाद रेडिएटिव जोन, फिर उसके बाद कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, और इसके बाद जो 3 लेयर होगा, ठीक है, यह 3 लेयर आपको बाह्य संरचना के अंतर्गत आता है। ये आपका ये हो गया 5 और ये हो गया आपको 6। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका सन है। तो बाह्य संरचना तो देख लिए, कोर देख लिए, एडिटिव जोन देख लिए, कन्वेक्टिव जोन। अब बाह्य संरचना में 3 में हम अभी देखेंगे। तो बाह्य संरचना के आधार पर पहला जो कहलाता है वो आपको कहलाता है प्रकाश मंडल।
ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल को हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर कहा जाता है इसको, प्रकाश मंडल को। और प्रकाश मंडल जब फोटोस्फीयर है तो ये आपको सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है, ये आपको दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। और इसका तापमान देखेंगे तो तापमान हो जाएगा आपको 6000 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या होगा, तापमान हो जाएगा। क्लियर है। अगला जो है आपका, इसमें कहलाता है वर्णमंडल। ठीक है, वर्णमंडल, इसे अंग्रेजी में हम सॉरी क्रोमोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर कहेंगे। और ये क्रोमोस्फेयर जो है, यह बाहरी परत के आधार पर सूर्य का मध्य भाग है, यानी ये आपका पश्चिमा लेयर हो जाएगा। क्या, वर्णमंडल ये हो जाएगा, और प्रकाश मंडल ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको प्रकाश मंडल। ठीक है, ये हो जाएगा आपको प्रकाश मंडल, और ये हो जाएगा आपको वर्णमंडल। बात समझ में आया। ये हो जाएगा आपको कोरोना। हो गया 6 लेयर बाहर का और 3 लेयर अंदर का। 6 लेयर, 3 लेयर अंदर, 3 लेयर बाहर। तो ये कहलाएगा वर्णमंडल। और इसका तापमान जो है, या कितना हो जाएगा, इसका तापमान 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना हो जाएगा, 32,400 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। और ये तीसरा जो लेयर होगा, ठीक है, तीसरा लेयर का रहता है आपको कोरोना। ठीक है, वो वाला कोरोना नहीं, ये आपका सूर्य वाला कोरोना। ठीक है, ये कोरोना हो गया। इसी को जो है वो किरीट या तो मुकुट भी कहा जाता है। और यह सूर्य का सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहर वाला देख रहे हैं, सबसे बाहरी परत है। साथ ही साथ जो है वो आग के लपट के समान दिखाई देता है, आग के लपट के समान। और यह कब दिखाई देगा, यह सिर्फ और सिर्फ जो है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। कब दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देगा। बात समझ में आया। और सूर्य ग्रहण के समय कब दिखाएगा, मतलब सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं, जब ये हमारा सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सूर्य ग्रहण कहेंगे। और सूर्य ग्रहण जो हमेशा जो है कब लगता है, तो अमावस्या में लगता है, ये भी आप याद रखिएगा। बात समझ में आए। तो सूर्य का जो है आंतरिक संरचना के आधार पे 3 लेयर, बाह्य संरचना के आधार पे 3 लेयर। और कोरोना का जो तापमान होता है, ठीक है, इसका तापमान तो बतेबे नहीं कि इसका तापमान होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया। कोरोना का तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस। तो आपको यह सूर्य का आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना से इतने प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो प्रश्न क्या था, कह रहा था सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाएगा। सूर्य का केंद्रीय भाग को हम कोर कह सकते हैं। ठीक है, या तो हम केंद्र भी कह सकते हैं। इसका तापमान कितना, तो तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। आ गया प्रश्न, सूर्य केंद्र का तापमान कितना हो जाएगा, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सूर्य का केंद्र का तापमान। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16, कह रहा सूर्य के सतह का तापमान कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सूर्य का सतह जो है वह क्लियर नहीं किया, कौन सा सतह। ठीक है, कि सब सतह का जो है अलग अलग तापमान होता है। तो सूर्य का सतह का तापमान जो है, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये प्रकाश मंडल का बात होता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे सूर्य का सतह का तापमान, तो प्रकाश मंडल का तापमान हमको बता देना है। तो कितना होता है प्रकाश मंडल का तापमान, तो 6000 डिग्री सेल्सियस प्रकाश मंडल का तापमान। सूर्य का बाह्यतम परत, बाहर वाला परत को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं ना। तो सूर्य का बाह्यतम परत को क्या कहेंगे, हम कोरोना कहेंगे। ऐसे को किरीट या तो मुकुट, इसका तापमान कितना होता है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यह कब दिखाई देगा, यह दिखाई देगा आपको सूर्य ग्रहण के समय, आग के लपट का समान। सूर्य ग्रहण कब होगा, ठीक है, जब आपका ये सन हो गया और ये हो गया आपको अर्थ हो गया, और इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, मून आ जाएगा, तो इसी को हम सूर्य ग्रहण कहेंगे। और सूर्य ग्रहण जो है ऑलवेज अमावस्या के लगता है। अमावस्या, अवस्या लिख दिए, अमावस्या। बात समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो है वह दिल खोल करके शेयर कीजिए। क्योंकि जितना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको भी चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर है। और आपका इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।